और चलिए आपको सीधे लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। जी सर। जी सर। नहीं सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, यहाँ पर 5 नवचयनित अभ्यर्थी हमारे साथ हैं सर। सर सादर प्रणाम सर, मैं नमिता सिंह। आपने क्या किया है? सर MSc B.Ed किया है आपने? यस सर। MSc किया? सर सिवली नेशनल PG कॉलेज आजमगढ़। की रहने वाली हैं? यस सर। और यहाँ गुड़गांव में चयन हुआ है आपका? यस सर। बहुत सुंदर। तो आपको B.Ed कहाँ से किया था? सर मिर्जा एहसानुल्लाह बेग निस्वा गर्ल्स PG कॉलेज आजमगढ़। आपने B.Ed भी किया, MSc भी किया, आपका घर आजमगढ़ में ही पड़ता है? यस सर, होम टाउन आजमगढ़ है सर। अब आप यहाँ गोंडा में रह करके पढ़ाएंगी ना? बिल्कुल सर। ऐसा तो नहीं कि कब से फिर एक एप्लीकेशन नया शुरू हो जाएगा कि हमारा ट्रांसफर आजमगढ़ करिए? नहीं सर, नहीं सर। 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक ट्रांसफर की चर्चा भी मत करना चाहिए। जी सर। ठीक है ना? यस सर। और पूरी मेहनत से, देखिए आपने MSc किया है और यस सर। डिग्री लेने के बाद अगर आप अपने इस योग्यता का लाभ बच्चों को देंगे तो ये लाभ देश को मिलेगा। यस सर। और इस प्रगति का लाभ बच्चों के साथ साथ देश को मिलने पर समाज का हर तबका स्वयं इससे लाभान्वित होता है। मैं इसके लिए आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके जितने सहयोगी हैं यहाँ पर बैठे हुए, जिन्हें आप नियुक्ति पत्र हमारे सरकारी जो अधिकारीगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके पत्र में आप लिखना होगा। इन सबके सहयोग से वे उपलब्धि आज आपको प्राप्त हो रही है। इस सबके लिए मैं आप सभी जितने भी हमारे नवनियुक्त सबका मैं अभिनंदन भी करता हूँ, हृदय से बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद सर। प्रणाम सर, अविनाश बोल रहा हूँ, DM हरदोई सर। हमारे साथ सर 5 शिक्षक नवनियुक्त। आप सभी जितने भी हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं, इन सब का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और हृदय से बधाई भी देता हूँ। अगला जनपद हरदोई। प्रणाम सर, अविनाश बोल रहा हूँ, DM हरदोई सर। हमारे साथ सर 5 शिक्षक नवनियुक्त शिक्षक हैं सर। सर ललिता त्रिपाठी जी हैं सर। हाँ, मैं चयनित हैं। हाँ, बात करो। बताइए ललिता जी। नमस्ते, आप बताइए आपने क्या किया है? सर मैंने B.Ed और MSc किया हुआ है। ओ, आप भी MSc किए हैं? जी सर। MSc किस विषय से किया है? सर केमिस्ट्री से किया है। केमिस्ट्री से। और बहुत सुंदर। कहाँ से किया था MSc? सर राजकीय महाविद्यालय हरदोई से। हरदोई से ही? जी। और हरदोई की आप रहने वाली हैं? जी सर। बहुत सुंदर। तो आपको तो हरदोई जनपद में ही आपका जो है, आपने पढ़ाई लिखाई की, वहीं आपका जन्म हुआ, वहीं आपने पढ़ाई लिखाई की, वहीं आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो इससे अच्छी उपलब्धि और क्या हो सकती है? जी सर, बिल्कुल सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने कब MSc कब किया है? सर मैंने 2014 में किया है। और B.Ed? सर 13 में। अच्छा, उससे पहले B.Ed 13 में किया था। बहुत सुंदर। और आज आपको बेसिक शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से नियुक्ति पत्र भी जारी हो रहा है एक शिक्षक के रूप में। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। जी सर, बिल्कुल। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में
उच्च शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना बेसिक शिक्षा में है, क्योंकि ये नींव मजबूत करता है देश की। और आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो जितनी मजबूती के साथ, जितनी तन्मयता के साथ और जितनी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आप लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, उतनी ही देश की शिक्षा की आधारशिला मजबूत होगी। और देश की शिक्षा की आधारशिला मजबूत होगी तो देश समृद्धशाली होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, आपके परिवार के सदस्यों का भी अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने बालिका होने के बावजूद आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र को चयन किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महोबा। नमस्कार सर, डीएम महोबा बोल रहा हूँ सर। हमारे यहाँ चयनित 5 अभ्यर्थी आज यहाँ उपस्थित हैं। राखी आ गया है, वो आपसे बात करेंगे। बताइए राखी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। हाँ नमस्ते, आपने क्या किया है? सर मैंने बीटीसी की है। बीटीसी किया। बीटीसी से पहले? सर बीटीसी से पहले मैंने बीएससी की है सर। बीएससी किया। बीएससी कहाँ से? सर मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से की है सर। झांसी से हैं? यस सर। आप रहने वाली कहाँ, महोबा की रहने वाली हैं? जी सर, मैं मोरानीपुर, गोपालगंज मोरानीपुर, झांसी, जिला झांसी से। अच्छा, झांसी की आप रहने वाली हैं। महोबा में शिक्षक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। जी सर। परिवार के लोग सब लोग झांसी में ही रहते हैं? नहीं सर, मोरानीपुर में रहते हैं। हाँ वही मोरानीपुर, झांसी जनपद में। हाँ सर। तो आपको वहां से वहां आप यहीं पे महोबा में ही रह करके पढ़ाई, यहाँ पे बच्चों को स्कूल में जाके पढ़ाने में कोई समस्या तो नहीं है आपको? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अरे नियुक्ति पत्र लेते समय समस्या नहीं होगी, लेकिन बाद में फिर दूसरे तीसरे दिन आप लोग आके शुरू कर देंगे कि अब ट्रांसफर कराइए। समाज के साथ नहीं पढ़ाई बच्चों को महोबा में रहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। महोबा में रह करके पढ़ाएंगे ना हाँ सर। पूरी मेहनत से? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। और मेहनत से पढ़ाएंगे तो इसका लाभ भी मिलेगा। देखिए आप लोगों ने, आपके माताजी, पिताजी, परिवार के सदस्यों ने मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया। आज आप भी स्वयं शिक्षक हो गई हैं। और देखिए बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक होना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये हम यानी माँ बाप के बाद सबसे बड़ी भूमिका होती है तो वह बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की होती है, क्योंकि उन बच्चों के जीवन को जिस दिशा में आप लोग ढालना चाहेंगे वो बच्चा उस दिशा में जाएगा। और एक बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों के सामने है। इसलिए आपको और आपके पूरे साथियों को, सभी साथियों को जिनका नियुक्ति पत्र जिन्हें आज प्राप्त हो रहा है, हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण उपलब्ध कराएंगे, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और पूरी मजबूती के साथ बुंदेलखंड में आप लोग कार्य करेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं इसके लिए। सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे सुनहरा मौका मिला है और मेरे सपने पूरे हुए हैं सर। चलिए बधाई आपको, आपके सभी परिवार के सदस्यों को भी। रामपुर। थैंक यू सर। जी नमस्कार सर। सर यहाँ पर माननीय मंत्री श्री औरत जी, माननीय विधायक मिलक शाहबाद के साथ 5 चयनित यहाँ पे शिक्षक हैं। इसमें शमा कपूर हैं जो सामान्य विशेष आरक्षण और विशेष विज्ञान कोटे से हैं। उनको मैं हाँ बैठिए, बैठे आप बैठ करके अपनी बात बोल दीजिए। आराम से बैठ जाइए, अपने कुर्सी में बैठ जाइए। सरदार जी को देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, आराम से बोलिए। प्रणाम सर जी। हाँ नमस्ते। सर सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम लोगों को मौका दिया। आपके नेतृत्व में हम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ कि बीएड वालों को भी मौका दिया गया। अभी तक बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया था कई सालों से। देखिए हम लोग तो पहले भी मौका दिए थे, लेकिन बीच में जब एनसीटी ने बीएड को इसके लिए एलिजिबल नहीं माना, उस एक बार नहीं हुआ था, बाकी तो पहले भी और उसके बाद भी ये मौका मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को इस पूरी चयन की प्रक्रिया में कहीं से कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना? जी कहीं से कुछ नहीं है। कहीं से कोई ऐसा तो नहीं कि सरदार जी को लेकर कहीं चले गए होंगे सिफारिश कराने के लिए?
हिस्ट्री से। बहुत सुंदर। और उसके बाद सर मैंने एमएड किया। बहुत सुंदर। और उसके बाद मैंने एजुकेशन से नेट भी क्लियर किया है सर। बहुत सुंदर। तो देखिए, मैं इतनी अच्छी डिग्री आप लोगों की है और इसे अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाने लग जाएंगे ना, तो पूरा कायाकल्प हो जाएगा। जैसे बेसिक शिक्षा परिषद में कायाकल्प योजना चली है, तो पूरे परिषद की ही कायाकल्प हो जाएगी। 69,000 नए शिक्षक एक वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद दे रहा है, तो बेसिक शिक्षा परिषद की पूरी कायाकल्प इससे हो जाएगी। अगर आप सभी शिक्षकगण, नवनियुक्त शिक्षकगण पूरी तन्मयता के साथ बच्चों को पढ़ाने लग जाएंगे स्कूल में जाकर के, तो और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, उसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों ने तय किया था कि जो उत्तर प्रदेश के ऊपर कलंक लगता था कि यहाँ पे चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होती, शुचिता नहीं होती, यहाँ पे लेन देन होता है चयन के नाम पे, भेदभाव होता है नियुक्ति के नाम पे। आज आप लोग देख रहे होंगे, कहीं किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। योग्यता और मेरिट के अनुसार, शासन के अनुसार जो आरक्षण के नियम हैं उसका पालन करते हुए ईमानदारी से सबको चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं। और नियुक्ति पत्र हम लोग इस तरीके से बांट रहे हैं, चोरी छिपे नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि और इस पूरी लड़ाई को हम लोग पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं। कोर्ट में भी हम लोगों ने मेरिट पे ध्यान दिया। हम लोगों ने कहा अच्छे शिक्षक होने चाहिए। लोगों ने तमाम व्यवधान डालने के प्रयास किए, हाई कोर्ट में, फिर डिवीजन बेंच हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में लगातार लड़ते रहे और अंततः परिणाम सामने आया। जो हम लोगों ने पहले दिन बात कही थी उसी को अंततः हाई कोर्ट ने भी और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है कि प्रदेश सरकार की चयन की प्रक्रिया अच्छी है और योग्य शिक्षक चयन के लिए यह आवश्यक भी है। और इसीलिए जब इतनी प्रतिबद्धता के साथ एक कार्य किया गया है, तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि आपने इतनी बड़ी डिग्री ली है, इस डिग्री का लाभ बच्चों को प्राप्त हो और समय समय पर आप लोगों को, देखिए, ज्ञान की परंपरा कभी थमनी नहीं चाहिए। एक शिक्षक को तो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। देश और दुनिया में जहां कहीं भी कुछ नया आया है, हमें उधर देखने का प्रयास करना चाहिए। हम कूप मंडूप नहीं हो सकते और कोई व्यक्ति केवल ज्ञान की कोई एक सीमित संकीर्ण दायरे तक कैद करके रखता है तो योग्य शिक्षक कभी नहीं हो सकता। एक विराट दायरा है ज्ञान का, इसलिए जहां कहीं अच्छा है उसे में रखते हुए हमें अंगीकार करना और फिर उसका उन बच्चों तक उसे ले जाना जो देश के भाग्य के निर्माता बन सकते हैं, उन तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपील करूंगा कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब पूरा दुनिया कोविड-19 के खतरे से डरी हुई है, तब उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए लड़ रही थी कोर्ट में। तब उस समय बेसिक शिक्षा परिषद आपके चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये केवल इसलिए अच्छे शिक्षक आ सकें और प्रदेश के गरीबों के, प्रदेश में हर तबके के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ठोस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। तमाम प्रकार के नए अनुसंधान, नए प्रयोग पिछले 2.5-3 वर्षों के अंदर हुए हैं और मुझे लगता है आप जैसे योग्य शिक्षक अगर आप आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको और आपके जितने भी साथी वहां बैठे हुए हैं उन सबको, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, सबको बधाई देता हूं। आपके परिवार के सदस्यों को, खासतौर पर जिन्होंने महिला होते हुए भी आप लोगों को पढ़ाया, योग्य बनाया। पति ने बहुत सहयोग दिया मुझे। हाँ, तो देखिए, अपने पति को कम से कम पहली बार धन्यवाद दे दीजिए। नहीं तो मैं देखता हूं कि महिलाएं पतियों को धन्यवाद कम देती हैं। जी, मैं रामपुर के सभी शिक्षकों की ओर से आपको सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हम सभी अपना काम बहुत ईमानदारी से करें। नहीं, बहुत सुंदर, बधाई और हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।
नवचयनित सभी शिक्षकों को आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे नवीन शिक्षकों को आशीर्वाद देंगे। तो सीएम योगी नवनियुक्त शिक्षकों से संवाद कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और कैसे बेसिक शिक्षा का कायाकल्प किया जा सकता है। पढ़े लिखे युवा जब शिक्षक के तौर पर नियुक्त होंगे तब वो देश की नींव को मजबूत करेंगे। बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाएंगे जिससे कि उनकी नींव मजबूत हो पाए और देश विकास के रास्ते पर उनके बलबूते आगे बढ़ पाए। 69,000 नए शिक्षक उत्तर प्रदेश को मिल रहे हैं। इससे पहले कार्यक्रम में हमारे सभी प्रभारी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जनपद के अंदर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और एक साथ 36,590 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, नवनियुक्त शिक्षकगण हैं, मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं बेसिक शिक्षा परिषद को, जिन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलतापूर्वक आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी शुचिता, पूरी पारदर्शिता के साथ आज संपन्न किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उपलब्धि इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी पूर्वक कार्य करना अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। पग पग पर बाधाएं आती है। जनवरी 2019 में प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता था और फिर न्यायालय की प्रक्रिया के तहत वह मामला लटकते लटकते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने और सुप्रीम कोर्ट से वापस अंततः विजय प्राप्त करने के बाद आज हम सब इस प्रक्रिया को आज यहाँ पे संपन्न करने जा रहे हैं। हमारे लिए ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारे पास 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं और 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पे या तो शिक्षक नहीं थे विद्यालयों में या एकल शिक्षक के कारण एक विद्यालय में अगर 5 क्लासेस चल रही हैं तो उम्मीद करना कि एक शिक्षक 5 क्लासेस एक साथ ले ले तो बच्चों के साथ अन्याय है। जब बच्चे पर, एक बालक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तब शिक्षक न हो या वहां पे पठन पाठन का माहौल न हो, शासन की सुविधाएं उपलब्ध न हो और फिर हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने प्रदेश को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाएं और फिर दुनिया के विकसित देशों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करने की बात सोचें, तो ये अपने आप में दिवा स्वप्न था। इसलिए प्रदेश सरकार ने एक एक करके हर एक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने का प्रयास किया और बेसिक शिक्षा परिषद हमारे सुधार का एक प्रमुख केंद्र बिंदु इसलिए भी बना क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में अनेक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के बीच ही जो कार्यक्रम चले हैं वे बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। पिछले 3.5 वर्षों में यानी पिछले 8-9 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, लेकिन उससे पहले जो 3 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ, इन 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने देखा कि प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में लगभग 50 लाख से अधिक बालक बालिकाएं अतिरिक्त स्कूलों में प्रवेश ली है। इतनी बड़ी संख्या 50 लाख राज्यों के, बहुत सारे राज्यों के लिए बड़ी संख्या है, लेकिन कितने बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे। बहुत सारी परिस्थितियां थी। एक, उनके साथ कोई संवाद बनाने वाला नहीं था, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं था, उनको कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं था, उनको कोई समझाने वाला नहीं था, या बहुत सारे बच्चे ऐसे थे
जिनके पास कपड़े नहीं होते थे। सरकार ने फिर निर्णय लिया कि हम 2-2 यूनिफॉर्म देंगे। फिर सरकार ने निर्णय लिया, क्योंकि अक्सर हम लोग जाते थे, देखते थे गांव में बहुत सारे बच्चे जो नंगे पैर स्कूल जाते थे, उन बच्चों को भी अच्छा यूनिफॉर्म मिल सके, उनके लिए जूते मोजे उपलब्ध हो सके, उनको देने की व्यवस्था की। जाड़ों के दौरान सरकार ने जब देखा कि भीषण शीतलहरी में बच्चे ठिठुर रहे हैं, तो उन्हें स्वेटर देने की कार्रवाई को भी सरकार ने आगे बढ़ाया। देखिए, महत्वपूर्ण शासन की मंशा, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंच सके, सरकार इस मंशा के साथ कार्य कर रही है। एक बड़ी संख्या है, 1,80,00,000 बच्चे। बहुत सारे राज्यों की भी इतनी आबादी नहीं है जितना हमारे पास बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चे हैं। 1,80,00,000 बच्चों तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जूते मोजे की व्यवस्था, स्वेटर की व्यवस्था, बैग और बुक्स की उपलब्धता, ये सभी कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद उन बच्चों तक निःशुल्क पहुंचाने का कार्य करती है। एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ा नंबर है। हो सकता है कि इन सभी में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सुविधा इन बच्चों को मिलनी चाहिए। अब इसी में बहुत सारे लोग जिन्हें नंबर मालूम नहीं, आंकड़े मालूम नहीं, सरकार के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में जानकारी नहीं, सरकार के द्वारा मिशन प्रेरणा ऐप के बारे में जानकारी नहीं, सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में क्या क्या नए सुधार किए गए इसके बारे में जानकारी नहीं, वे छोटी छोटी बातों को इश्यू बना करके भरमाने का प्रयास करते हैं। और वही लोग हैं जिन लोगों ने पिछले पौने 2 वर्ष, यानी लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं, 2 वर्ष से इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दिया। छोटी छोटी बातों को लेकर के अटकाते थे। अन्यथा ये जितने हमारे शिक्षक, आज 69,000 शिक्षक, जिनमें 36,590 को आज हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इन्हें हम लोग पहले भी 1.5 साल पहले ये नियुक्ति पत्र बांट चुके होते हैं। इनकी 1.5 वर्ष की सेवाएं हो चुकी होती हैं और बच्चों को भी इनके अनुभव का लाभ मिला होता। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि सुधार हो, जो नहीं चाहते हैं कि इसमें व्यापक परिवर्तन हो, बेसिक शिक्षा भारत की शिक्षा का आधार बने, वे लोग ही छोटी छोटी चीजों को लेकर नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई चाहता है मिड डे मील में जाकर के, वहां पे जाकर के और वहां पे नमक और रोटी बांट करके उसकी वीडियोग्राफी करा करके फिर उसके माध्यम से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास कर रहा है। कोई जाकर के स्वेटर लेकर के फिर उसके एक एक धागे को देखता है, ये ऊन है या क्या है, यानी इतनी फुर्सत उनके पास है। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम अपने समय का सदुपयोग लोग कर पाते हैं और उनके समय के लिए कुछ चीजें शासन ने उनको उपलब्ध कराई हैं। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, समाज के मानिंदों ने मिलकर के व्यापक पैमाने पे हजारों विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन किया है। बहुत सारे ऐसे आदर्श शिक्षक निकले हैं बेसिक शिक्षा परिषद में, जिन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, किसी ने विद्यालय के ऑपरेशन कायाकल्प में अपने विद्यालय को अपने विकास खंड के अंदर या जनपद के अंदर आदर्श विद्यालय बनाया है, किसी ने अपनी क्लास को आदर्श क्लास बनाई है, किसी ने किसी एक फील्ड में कुछ बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। और एक बड़ा अभियान जो चला है, उस अभियान के क्रम में सचमुच बहुत परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला। हम लोग चूंकि एक एक परिवर्तन एक अंतराल के बाद होता है, हम उसको जोड़ के नहीं देखते, लेकिन अगर आप इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए देखेंगे तो पिछले 3.5 पौने 4 वर्ष के दौरान व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया है। और इस व्यापक परिवर्तन के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है
आज यहाँ पे जो कार्य हुए हैं, जिसमें जो चयन हुए हैं, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो प्रदेश के अंदर लगभग आज के इसमें जो सफलता अभ्यर्थी है उनमें से 39,792 पुरुष और 28,075 महिलाओं का चयन हुआ है। ये काफी अच्छी संख्या है। आप सोचिए कि 28,075 महिलाओं का चयन बेसिक शिक्षा परिषद में हुआ है और इसमें 6,675 शिक्षा मित्रों का भी चयन हुआ है। अब सोचिए कि जो लोग चंदा वसूली करके न्यायालय में अनावश्यक रूप से इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करते थे, उन लोगों ने इन 6,675 शिक्षा मित्रों के साथ भी कितना बड़ा अन्याय किया कि इनको पारदर्शी तरीके के साथ चयन की प्रक्रिया से वंचित होने दिया। लेकिन सरकार लड़ती रही, परिषद लड़ता रहा और अंततः विजय प्राप्त हुई और आज बड़े पैमाने पर हम लोग आप सभी लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले नवनियुक्त जो हमारे शिक्षक हैं, इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद में आपका अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पूरी क्षमता और पूरी प्रतिभा का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के ऑपरेशन कायाकल्प के साथ ही आमूलचूल परिवर्तन के वाहक बने। ये हमें पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। दूसरा, मेरी आप सबसे अपील होती है, आप में से बहुत सारे शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के उन विद्यालयों में जाएंगे जहां पे हो सकता है शिक्षकों की कमी रही है और वहां पर एक नया माहौल आपको देना है। हमें नए परिप्रेक्ष्य में खड़ा होना होगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के इस कालखंड में देश को भी बचाया, कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के साथ साथ हर एक तबके तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का और आर्थिक पैकेज का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया, रोजगार के लिए कार्य भी किया, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का आह्वान भी किया। ये सभी कार्यक्रम इस दौरान हुए और इस दौरान लगभग 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देश के अंदर लागू हुई है। मेरी अपील होगी जितने हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारीगण होंगे इन सबसे कि जितने नवनियुक्त शिक्षक हैं इन सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक एक प्रति उपलब्ध करवाने का कार्य जरूर करवा दें। ये लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए प्रारूप का अध्ययन जरूर कर लें। उसके अनुरूप बेसिक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें कैसे शिक्षा के केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना बल्कि उसको व्यावहारिक धरातल पर हम एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अब शिक्षा को हम एक सीमित दायरे तक कैद करके नहीं रख सकते। देखिए, ज्ञान का दायरा बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हम एक शिक्षक को एक बार नियुक्ति पत्र दे देते हैं और उसके बाद फिर वो आजीवन शिक्षक हो जाता है। कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज हमारे चलते रहने चाहिए, वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नई तकनीक के साथ, ज्ञान विज्ञान के नए प्रयोग और नए अनुसंधान के साथ हमेशा अपने आप को अपडेट करके रखना होगा। अगर आप उसके योग्य नहीं हो पाएंगे तो फिर एक सफल शिक्षक होने में हमेशा आपके जीवन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिखाई देगा। एक शिक्षक को कभी भी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए अपने आप को हमेशा
जो ज्ञान का एक विस्तृत दायरा है, इसके बारे में जानकारी रखना, प्रतिदिन होने वाली तकनीक के परिवर्तन और ज्ञान विज्ञान के नए अनुसंधान और नए प्रयोगों के बारे में जानकारी रखना, ये अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों को देखें। तीसरा, हम कोई भी पाठ्यक्रम हो, उस पाठ्यक्रम के सरलीकरण के बारे में सोचें, कैसे हम उसका सरलीकरण कर सकें जो बहुत अच्छे ढंग से बच्चों की समझ में आ सके और स्कूल आने में उसको कोई हिचक न हो। अक्सर होता क्या, जब आप किसी बच्चे को स्कूल में डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको बुरा बोलते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, तो स्कूल नहीं आना चाहता। मैं अक्सर देखता हूं, गांव में जाता हूं, देखता हूं बहुत सारे बच्चे गांव में खेलते हैं, भागते हैं। मां बाप भी पढ़े लिखे न होने के कारण जब मैं उन बच्चों से पूछता हूं स्कूल क्यों नहीं गए, तो बोलते हैं साहब मास्टर साहब मारते हैं। अब देखिए, शिक्षक की पिटाई के भय से वो बच्चा स्कूल नहीं जाता। मैं मां बाप से बोलता हूं कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजा, तो कहते हैं हमारा एक ही लड़का है, स्कूल जाने में डरता है, हम लोग भी भय के मारे नहीं भेजते। देखिए, बच्चे के मन में एक उत्साह होना चाहिए स्कूल के नाम से, एक उमंग होनी चाहिए स्कूल के नाम पे। नई खेल खेल में हम उसको नई चीजें कैसे सिखा सकते हैं, कहानियों के माध्यम से एक नया उत्साह उसके मन में कैसे भर सकते हैं, छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से उसको हम नए प्रयोग के माध्यम से पाठ्यक्रम के बारे में उसको कैसे उनके मन में रुचि भर सकते हैं। हमें इसके बारे में एक नया वो शुरू करना चाहिए, अन्यथा ये स्कूल चलो अभियान फेल हो जाएगा। अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, उसके मन में स्कूल का भय होगा। दूसरा, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार होना होगा। देखिए, पिछले 9-10 महीने से स्कूल बंद है। हम ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन तभी सार्थक हो सकता है जब उस बच्चे को घर में पढ़ाने वाला और बताने वाला कोई व्यक्ति हो। दूसरा, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन या फिर टैबलेट नहीं है। कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे हम एक ऐसी व्यवस्था कर सकें कि ये हमारी शिक्षा की व्यवस्था हर परिस्थिति में हर बच्चे तक पहुंचने में सक्षम हो सके। जहां स्वयं मां बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां पे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो है उस माहौल में किसी एक व्यवस्था के साथ जुड़ सके। ये स्मार्टफोन, ये टैबलेट या ये लैपटॉप या जो भी अन्य ये चीजें हैं, ये वहां के लिए हैं जहां पर बताने वाला कोई व्यक्ति हो, गाइड करने वाला कोई व्यक्ति हो, उन लोगों को सही जानकारी और सही तथ्य की जानकारी देने वाला हो। अन्यथा ये भटकाव ज्यादा पैदा करेगा, अव्यवस्था का कारण बन सकता है। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। एक नई चुनौती के साथ स्कूल कुछ समय के बाद खुलने वाले होंगे और हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा अभी से। और मैं सभी जितने भी हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारीगण हैं, मैं उनको चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा, इसकी शुरुआत अपने बेसिक शिक्षा कार्यालय से आप शुरू करिए। पहले बेसिक शिक्षा कार्यालय को इस लायक बनाइए कि कोई भी शिक्षक वहां जाए तो उसको वहां एक माहौल दिखाई दे कि ये बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनका एक मंदिर है, उनका एक पवित्र स्थल है। वहां बैठने की व्यवस्था, साफ सुथरी व्यवस्था, जगह जगह पान खा करके न थूका हुआ हो, जाले न लगे हों, कोई भी वहां पर शिक्षक की छुट्टी के साथ या शिक्षक के रिटायर होने वाले शिक्षक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार या उसके साथ भेदभाव या उसके साथ किसी भी प्रकार के लेन देन की शिकायत की कोई भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश न रहे, इस प्रकार का एक वातावरण अपने कार्यालय में पैदा करिए। और अपने कार्यालय के बाद ये सुनिश्चित करें कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, वे अपने अपने विद्यालयों में जाकर के ज्वाइन करके उनके द्वारा अपने कार्य प्रणाली शुरू हो जाए। विद्यालय को ठीक करें, उसका रंग रोगन करवा लें,
बैठने की व्यवस्था ठीक कर लें, टॉयलेट ठीक कर लें, पेयजल की व्यवस्था ठीक कर लें, विद्यालय में इस प्रकार का माहौल बना लें कि जब भी केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, राज्य सरकार जब भी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को खोलने के लिए कहेगी, उस दौरान स्कूल चलो अभियान के तहत फिर हम बच्चों को स्कूल में लाने की व्यवस्था कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान हो सके तो गांव-गांव में जाकर के 8-10 बच्चों के साथ बैठने का कार्यक्रम, अभिभावकों के साथ बैठने का कार्यक्रम आप प्रारंभ कर ही सकते हैं। उनकी समस्याओं को गांव में जाकर के सुनने की आदत हमें डालनी चाहिए। यह हमारी ड्यूटी का हिस्सा होना चाहिए। एक शिक्षक भले विद्यालय में सरकार का उसका कार्यकाल 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का होगा, लेकिन वह शिक्षक तो 24 घंटे का है और आजीवन उसको शिक्षक रहना। तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति श्रद्धा का भाव तब होगा जब अभिभावकों के साथ और उन बच्चों के साथ उसका सीधा संवाद हो। हमारा प्रयास हो कि हम गांव में जाएं, बच्चों की मंडली बैठ करके, उनके साथ बैठ करके कोविड-19 के खतरों के बारे में भी बताएं, सावधानी और सतर्कता के बारे में बताएं, थोड़े बहुत पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा हो जाए, अभिभावकों के साथ भी चर्चा हो जाए, क्या माहौल बनाना है, इस कोविड-19 में संक्रमण से ही बचाना है, लेकिन साथ साथ पाठ्यक्रम के बारे में भी बताना है, कैसे आने वाले समय में हम इन सब का सामना कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में भी हमें उन्हें बताना पड़ेगा। एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो सकता है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज 69,000 शिक्षकों की चयन की सफलतम प्रक्रिया आज हमारी पूरी हो रही है। अनेक विघ्न बाधाएं आई, लेकिन सबका समाधान करते हुए, और मेरे लिए प्रसन्नता इस बात को लेकर के है कि आज हमारी ये चयन की प्रक्रिया, हमने प्रदेश के अंदर अब तक 3.5 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। 3.5 लाख का आंकड़ा ये आज पूरा हो चुका है। अब नई प्रक्रिया इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। कोविड-19 की संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हम लोग एक बार इसका अध्ययन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, इसके बाद नई प्रक्रिया अलग अलग विभागों में, बेसिक शिक्षा परिषद की भी और अन्य विभागों में जो भी होंगे, इन सबको आगे बढ़ाने, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य शासन स्तर पर प्रारंभ होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन लोगों का आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, अलग अलग जनपदों में हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण अलग अलग जनपदों में इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा वे सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के साथ जनपद और जनपदों में कौन से विद्यालय उनको दिए जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद इन चीजों को एक बार देखेंगे। मेरिट के आधार पर बिना भेदभाव के किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए, और इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के उन सभी जो सुधारात्मक कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दौरान उठाए हैं, इन सभी को हमें तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जब भी बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों को विद्यालय में बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम उस दौरान इस कार्यक्रम को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आज के आप सभी और विश्वास व्यक्त करता हूं कि एक योग्य शिक्षक के रूप में आप सभी अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के आमूलचूल परिवर्तन के इस अभियान में सहभागी बनेंगे। आप सबकी नियुक्ति के लिए आप सभी को हृदय से बधाई। आपके सभी परिवार के सदस्यों को, आपके मित्रों को भी मेरी बधाई, शुभकामनाएं, और बेसिक शिक्षा परिषद को इस एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए कि प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने का जो प्रदेश सरकार का संकल्प था, उसको बेसिक शिक्षा परिषद ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया है। आप सभी के प्रति मेरी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। महानिदेशक स्कूल शिक्षा से
सीएम योगी की बातें आपने सुनी। उन्होंने नियुक्ति पत्र तो टीचर्स को दिए ही, साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें की। उन्होंने कहा कि अब जो भी पढ़ने का तरीका है उसमें बदलाव आया है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, तो तमाम जो शिक्षक हैं वो बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो उस हिसाब से, उस नीति के हिसाब से अपने आप को ढाले। शिक्षक नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़े, उसके बारे में जानकारी हासिल करे, बच्चों के साथ स्कूल में उनका बर्ताव अच्छा हो, बच्चों के मन में शिक्षकों का भय ना हो, लेकिन वो अपनी बातें बच्चों तक सही तरीके से पहुंचाए। तो ये तमाम बातें आज सीएम योगी ने शिक्षकों से की। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।